गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम 7th क्लास का हमारा जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें इतिहास पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और उस पार्ट में हम एक फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। एंड आवर सेकंड चैप्टर इज नए राजा और उनके राज्य, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो कौन सा था कि 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं इतिहास में उनकी पड़ताल करना। और दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो है नए राजा और उनके राज्य। तो आज हम ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों, सेकंड चैप्टर में है जो हम टॉपिक है कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, नए राजवंशों का उदय, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है नए राजवंशों का उदय कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जब 7वीं सदी के आते आते क्या था कि विभिन्न भागों पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे, शासक थे, योद्धा सरदार, उनका आधिपत्य हो चुका था। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत व सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लेके आए। मतलब कहने का मतलब है कि बड़े बड़े जो भूस्वामी या फिर योद्धा जो थे, वो सरदार थे, वो अस्तित्व में आ गए थे। राजा जो होते थे वो अपना क्या करते थे, उन्हें मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देने लग गए थे। और उनसे उम्मीद करते थे कि राजा की उम्मीद करते थे उनसे, सामंतों से, कि वे हमारे लिए उपहार लेके आएंगे, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने महासामंत, महामंडलेश्वर, जो पूर्ण मंडल का जो स्वामी होता है, पूरे मंडल का जो महान स्वामी होता है, उसे क्या कहते हैं, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। मतलब जो ज़्यादा सत्ता और ज़्यादा संपत्ति जिसके पास हो जाती थी वो क्या करता था, उसे क्या कर देते थे, क्या घोषित कर देते थे, महामंडलेश्वर, मतलब आधिपत्य दे देते थे उसको पूरा, मतलब महासामंत बना देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मतलब कोई ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद में क्या करता था, खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग जाता था और स्वतंत्र होने का, अपना अलग अस्तित्व होने का दावा करता था। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में, मतलब दक्षिण में जो राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्यों के क्या थे, अधीनस्थ थे। इसी तरह का उदाहरण कहाँ मिलता है, दक्षिण में राष्ट्रकूट जो थे उनका। शुरुआत में तो क्या थे, वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, चालुक्य राजाओं के जो अधीनस्थ थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार करने से क्या किया था, इनकार कर दिया था। मतलब कुछ जो सामंत थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद क्या, वो खुद को बहुत ज़्यादा महासामंत मानने लगे थे और अपने अधीनस्थ की जो अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी। जैसे 8वीं सदी में मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग जो थे, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी, अपने राजा की जो दीनता थी उससे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे हराया। और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ जिसका होता है हिरण्यगर्भ, मतलब जिसका क्या अर्थ होता है, सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया, ठीक है। एक यज्ञ किया, एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी, मतलब ये अनुष्ठान जब किससे करवाया जाता था, ब्राह्मणों से जब करवाया जाता था तो ये माना जाता था कि यदि करवाने वाला, जैसे किसने करवाया था, दंतिदुर्ग ने करवाया था, तो ऐसा माना जाता था कि करवाने वाला जो है भले ही वो क्षत्रिय ना हो जन्म से, याजक या जन्मना क्षत्रिय, मतलब जन्म से वो करवाने वाला भले क्षत्रिय ना हो, लेकिन ये करवाने के बाद में यज्ञ क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। जब ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएगा तो ये दोबारा क्षत्रिय ना होके भी क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों से उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे कदंब म्यूट शर्मन,
और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये क्या थे? ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ के शस्त्र को अपना लिया। मतलब कुछ उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का, मतलब ये क्या थे? कदम यूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र के ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने परंपरागत जो पेशा था, जो ब्राह्मणी करते थे, उसको छोड़ के शस्त्र अपना लिए और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में, जैसे गुर्जर प्रतिहार जो है उनका तो इतिहास कहाँ पढ़ने को मिलता है? हमें पूरे राजस्थान में पढ़ने को मिलता है गुर्जर प्रतिहारों का, ठीक है। और ये कर्नाटक में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। राज्य में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, मतलब महाराजाधिराज की उपाधि, मतलब जिसे क्या कहते हैं हम? राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब तीनों भुवन का, तीनों लोगों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां हासिल की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए भी मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब इन सभी राज्यों में क्या था? उत्पादक अर्थात किसान, जो पशुपालक है, कारीगर है, इनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको एक उत्पादनों का एक हिस्सा त्यागने के लिए, मतलब कर के रूप में एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, मतलब कर लिया जाता था इनसे, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर, ये एक तरह का कर है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। मतलब उस समय क्या कर थे? बहुत तरह के, अलग अलग तरह के। भूमि कर था, अलग अलग भूमि से संबंधित कर अलग होते थे, व्यापार के कर अलग होते थे, ठीक है। हर तरह के शुल्क, कृषि के शुल्क अलग होते थे। सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं वह जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए, सीढ़ी के लिए इस्तेमाल पर लगने वाला कर। मतलब ये देखो कि हर छोटी छोटी चीज़, मतलब सीढ़ी भी चाहिए तो उस पर भी कर लगता था। पारंपरिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, ये सब शामिल थे। 400 कर, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पे क्या था? कर था। ये सब कर ही क्या थे? एक आधार थे, किसका? राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे, ठीक है। अब इन्हीं से तो राजा का खजाना भरता था, और राजा का की वित्तीय व्यवस्था का आधार क्या थे? यही कर ही माने जाते थे। मंदिर और दुर्गों का जो निर्माण राजा करते थे, वो उसमें इन्हीं का इस्तेमाल होता था, इन्हीं से धन इकट्ठा होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मतलब इनको जो वसूल करने वाले होते थे, राजस्व कर लेने वाले जो होते थे, उनकी नियुक्ति प्रभावशाली, या तो कोई ऐसा जो जिसमें ताकत हो, या परिवार का ही कोई हो, या फिर वंशानुगत होती थी, मतलब राजा का ही परिवार का। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमिदान। प्रशस्तियां में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के तौर पे शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। मतलब जो प्रशस्तियां लिखी गई थी वो उसमें किसके बारे में लिखा होता था? राजा के बारे में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में क्या करते थे? मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा जो है, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है, कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का, किरात बनवासी, तुर्क
तुरुष्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। मतलब क्या करते थे राजा, भूमि अनुदान से, मतलब राजा क्या करते थे, भूमि का दान करते थे ब्राह्मणों को, ठीक है। फिर उन्हें ये प्रशस्ति पत्र, ताम्र पत्र ये भी देते थे। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसपे 9वीं सदी के शासक के द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी हुई है, ये बताने के लिए एक प्रमाणिक दस्तावेज है। जैसे नहीं आज अपने गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट की सील लगी होती है, स्टैंप होती है, उसी हिसाब से इस पर भी राजा की एक मोहर लगी होती थी। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, ये चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। मतलब हमने मिट्टी के बेड़ों के साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। मतलब जब भूमि का दान करते थे उसके साथ साथ में क्या क्या दिया जाता था उस भूमि दान करते थे उसके साथ जैसे उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक कितनी भूमि है वो भी चिन्हित की जाती थी। इस भूमि पर ये चीज़ें, फिर उस भूमि पर क्या क्या होते थे, कौन से पेड़ होते थे, वो सब भी चिन्हित किया जाता था कि फलदार वृक्ष कितने हैं, पानी की क्या व्यवस्था है उस भूमि पे, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव है, बाम्बी है, चबूतरे है, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीनें, हौज है, अन्नागार है, मछलियों के तालाब है, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें तक हर चीज़ का ब्यौरा उसमें भूमि के साथ दिया जाता था कि इस भूमि क्या क्या है। जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकता है। वह पकी ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे का बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण हो, ठीक है। अब 12वीं शताब्दी में एक वृहन संस्कृत काव्य भी रचा गया जिससे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कि 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य लिखा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में लिखा गया है। इसे कलहन के द्वारा लिखा गया। इसका नाम क्या था इस संस्कृत काव्य का? राजतरंगिणी। क्या नाम था? राजतरंगिणी, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था ये? रचयिता कौन थे इसके? कलहन, ठीक है। कलहन के द्वारा लिखा गया संस्कृत काव्य है ये। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों, पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न ये अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये सेकंड चैप्टर है, इसका कुछ टॉपिक पढ़े हैं कि जैसे नए राजवंश हैं उनका कैसे उदय हुआ है, उनके राज्य में प्रशासन कैसे था, जो कर लगाए जाते थे वो किस प्रकार के थे, प्रशस्तियाँ, भूमि अनुदान, भूमि का जो दान दिया जाता था, भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था, इसके बारे में आज हमने पढ़ा है। ओके बच्चों, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर इसका पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, प्रश्न उत्तर भी कर लिए होंगे और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने लर्न भी किए होंगे। और यदि मुझे जो मैं उम्मीद कर रही हूँ ये लर्न किए होंगे, ऐसा आपने नहीं किया है तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है। जल्द से जल्द आपको ये चैप्टर जो हमारा फर्स्ट हो चुका है उसको अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आगे आप सेकंड चैप्टर भी करते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।